नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले हैं FST 14 के पेपर 1 के बारे में। और इस पेपर में जो पार्ट 1 है उसका सेक्शन 1 24 मार्क्स का है, जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं और हर एक सवाल का सिंगल करेक्ट आंसर है। और अगर इसके सेक्शन 2 में जाएंगे तो 32 मार्क्स का है और पैराग्राफ वाले सवाल आपको दिखाई देंगे 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14। और लास्ट में अगर आप बढ़िएगा तो नहीं, 15 एंड 16 भी पैराग्राफ का। और लास्ट के सेक्शन 3 में आप जाइएगा तो आपको 2 सवाल दिखाई देंगे, जिसमें आपको कॉलम मैचिंग वाले सवाल दिखाई देंगे। ये है पूरे पैटर्न अपने पेपर 1 FST 14 का। आइए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, बहुत ही आसान सा है, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल नंबर 1 आपसे बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है जिसको इनिशियली चार्ज किया गया है और इसको भी चार्ज किया गया है। मान लो ये प्लस और माइनस, और इसका कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, CV, और यहाँ पे माइनस CV। ये दोनों को कनेक्ट करने से पहले का हाल है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इस पे इसका KC जो है वो कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे देन उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, ये कॉमन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, है कि नहीं यार। यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये, ध्यान से देखिए, मान लो कि ये कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे है, इसको मैं V डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और तो ये C है और ये आपका KC है, तो यहाँ पे चार्ज होगा KCV डैश और यहाँ पे होगा CV डैश माइनस CV डैश माइनस ऑफ KCV डैश। अब अगर मैं इन दोनों प्लेट का देखूं, इन दोनों प्लेट का, कौन सी प्लेट, ये वाली दोनों प्लेट का देखें, तो पहले चार्ज क्या था 0 और KC, यानी कि 0 प्लस 0 एंड CV, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CV होना चाहिए ना, ये आपका CV हो जाएगा। तो यहाँ C गायब हो गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो K की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, अरे कर क्या रहे, इन दोनों प्लेट का बाद वाला चार्ज मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों प्लेट का इनिशियल वाला चार्ज। तो यहाँ से K की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए V डिवाइडेड बाई ये V माइनस V डैश हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई V डैश, V माइनस V डैश डिवाइडेड बाई V डैश। तो ये सस्ता सा सवाल था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक। KC तो इसका वो है यार, कैपेसिटेंस है, चार्ज किसका कितना है, 0 है, CV, तो 0 प्लस CV मस्ट बी इक्वल टू KCV डैश और CV डैश। सॉल्व करके अपने पास K की वैल्यू आ गई और ये आपको ऑप्शन नंबर D में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, D ऑप्शन में दिखाई देगा। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो गया है, D हो गया है। अगर आप सेकेंड वाला सवाल देखिए तो सवाल नंबर ये 1 हो गया है। सवाल नंबर 2 अगर आप देखेंगे, सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 में आपसे बोला है कि फाई आपको दिया हुआ है, फाई की वैल्यू आपको दी है AT कैपिटल T माइनस T, और आपको शायद कैपिटल T तक हीट लॉस के बारे में पूछा गया। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, आप क्या निकाल देंगे, EMF इंड्यूस निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा आपके लिए माइनस ऑफ d फाई बाई dt है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा फाई की वैल्यू क्या है, ATT और AT स्क्वायर है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2AT, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ AT, ये E आ गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको R दिया है, तो इसको R से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके लिए I आ गई है, या वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है, I आ गई। अब आपको हीट लॉस निकालना है, तो हीट लॉस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt, I स्क्वायर R dt। तो I आ चुके हैं, यहाँ पे इस I को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2AT माइनस AT डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई R, और ये आपका I हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए R और dt। और पूछा गया है आपसे 0 से लेके कैपिटल T तक, तो ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। जब आप कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी A स्क्वायर T क्यूब डिवाइडेड बाई 3R है। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देता, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 2 आपके पेपर नंबर 1 का। सवाल नंबर 3 के लिए क्या करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, यानी कैलकुलेशन वाला सवाल है, लेकिन ये एलसी ऑसिलेटर का एक आसान, मतलब अगर आपने एलसी ऑसिलेटर पढ़ा है और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगता है,
तो आप सवाल नंबर 3 को भी बड़ी आसानी से कर पाते। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मिलेगा आपको, एलसी ऑसिलेटर, और उसमें आपको लगाना होगा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन है ना। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है, क्या है, ये कैपेसिटर है और ये आपके लिए इंडक्टर है जो कि एक एसी के सोर्स से कनेक्टेड है, और पहले ये कार्यक्रम जो है 1 वाले स्विच से कनेक्टेड है, बाद में उसको शिफ्ट करके 2 वाले स्विच पे कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक्सएल होगा, इसका आर होगा, और आपको ये जो वोल्टेज दिया गया है वो वेरी कर रहा है V0 साइन ओमेगा टी से। पहले मैं जेड निकाल लेता हूं, उससे मुझे आई मिल जाएगा, और यहाँ पे लीड कौन कर रहा होगा, मैंने कहा यहाँ पोटेंशियल लीड कर रहा होगा, आई आपका पीछे होगा, आई क्या होगा, पीछे होगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर मुझे आई लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, जेड से डिवाइड कर दूंगा इसको, V0 डिवाइडेड बाई जेड, और जेड क्या आ जाएगा, इसका एक्सएल और आर, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट आ जाएगा, है कि नहीं यार, है ना। अगर आप ध्यान से देखिए, सॉरी एक्सएल क्या एक्ससी होगा, एक्ससी क्या आ जाएगा, एक्ससी आ जाएगा, और दूसरा ये इंडक्टर है, इंडक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सएल होगा, सॉरी इसका एक्ससी हो गया और इसका एक्सएल हो गया। तो बहुत बड़ा आसान है, मतलब एक्सएल, सॉरी एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर दिया हुआ है, एलसी ऑसिलेशन है, आर सवाल ही पता नहीं होता। तो आपके पास यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी एक्सएल माइनस एक्ससी, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे एक चीज अगर आप देखें तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लीड कौन कर रहा है दोनों में से, यानी एक्सएल और एक्ससी में कौन बड़ा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने ऐसा मान लिया कि एक्सएल बड़ा है, इसका मतलब कौन आगे होगा, इसका मतलब पोटेंशियल आगे होगा। तो अगर मुझे आई लिखना होगा इसमें, तो वो लेग कर रहा हो, कितने से कर रहा होगा, π/2 से। अच्छा, ये साइन का फंक्शन है तो वो कोस का फंक्शन आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन ओमेगा टी माइनस π/2, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सएल की वैल्यू अपने को क्या डालना है, ओमेगा एल डालना है, और एक्ससी की वैल्यू 1/ओमेगा-c डाल देना है। ये किस लिए भाई साहब, कि मैंने ये माना कि एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, तो उस वाले केस में कौन लीड कर रहा होगा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल से करंट आपका पीछे आ गया। ये वैल्यू को आप डालिएगा तो आप पाइएगा कि करंट आपका आ रहा होगा V0 ओमेगा c डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC कोस ओमेगा टी। ये किसी भी टाइम पे करंट आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस VL। तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, करंट को एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दो और पोटेंशियल जो होगा वो लेग कर रहा होगा करंट से, है कि नहीं यार। तो मुझे अगर VL लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको V0 ओमेगा c डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/ओमेगा c से कर दूंगा, है ना। और ये आपका कोस ओमेगा t है। तो ये आपका जो था करंट वो इसमें लीड करता है, मतलब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल लिख रहा हूँ। तो मेरे लिए करंट वाला ये है तो पोटेंशियल वाला इससे पीछे होना चाहिए, यानी ओमेगा टी माइनस π/2 कर दूंगा। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपके लिए आ रही है V0 साइन ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC आ रही। तो आपने किसी भी टाइम पे मतलब t इक्वल टू टी पे आप डालिएगा तो आपको करंट मिल जाएगा इसमें कि कितना आई चल रहा होगा, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर V अक्रॉस C मिल गया, मान लो V अक्रॉस C मिल गया, तो आप क्या किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा Q, उसको कैसे लिख पाएंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V, उसका कैपेसिटेंस C है, इंटू VC कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, किसी भी टाइम पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये वाला इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 से उसको 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपसे बोला कि भाई साहब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है ना। अब ये क्या करने लगेगा, LC ऑसिलेशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, LC ऑसिलेशन। तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज तब होगा जब ये इसकी एनर्जी भी कैपेसिटर को मिल जाए, यानी टोटल जो इनकी एनर्जी है अभी वो पूरी की पूरी किसको मिल जाए, कैपेसिटर को मिल जाए। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। मान लीजिए कि कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज Q आ गया है, तो एनर्जी क्या होगी उसके पास, Q मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, दैट मस्ट बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c जो अभी है, प्लस हाफ Li स्क्वायर। हाफ Li स्क्वायर किसमें है, इंडक्टर के अंदर। जस्ट आप वैल्यू रख लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, Q मैक्स मिल जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। Q स्क्वायर बाई 2c की वैल्यू आ रही है 1/2c। Q की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी, ये C इंटू VC करना है, यानी ये वाली वैल्यू आपको करनी, इंटू C कर दीजिए। तो V0 C
वी नॉट सी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी वाला ये फैक्टर आ गया है, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस आपके पास आना चाहिए हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल की वैल्यू एल है और आई की वैल्यू क्या आ रही है, ये रही है आपके पास। तो वी नॉट ओमेगा सी अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी कोस ओमेगा टी जो है ये वाले का स्क्वायर यहाँ पे आप कर दीजिए। ये 2 ये जो 2c है उसको इधर ले जाइए और फिर आपको क्या देखना है, अगर क्यू मैक्स देखना है तो दोनों साइड क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। जब आप रूट ले रहे हैं तो आपको क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है वी नॉट बाई सी, जो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और उसको स्क्वायर में भी है तो जब आप रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा वी नॉट बाई सी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, और एक टर्म आएगी आपके पास यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाली, और दूसरी टर्म यहाँ से आएगी ओमेगा स्क्वायर एल सी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी जब आप क्यू मैक्स निकालेंगे। कुल मिला के एक मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है, किसका, एल सी ऑसिलेशन का, और ये वैल्यू आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगी, सवाल के ऑप्शन डी में दिखाई देगी। एक तरह से आपको थोड़ा सा मतलब जो है कैलकुलेशन वाला सवाल था, अगर आप ढंग से कैलकुलेशन कर लेते तो इसके आंसर तक पहुंच जाते। अब अगर आप ध्यान से देखें सवाल नंबर 4 को, सवाल नंबर 4 बड़ा ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि सवाल नंबर 4 में आप देखिएगा V1, V2 एंड V3 के जो करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01, V02, V03, इसमें ये सबसे ज्यादा बड़ा है और ये उससे बड़ा और ये सबसे कम है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तब ज्यादा होगा ना जब काइनेटिक एनर्जी बाहर के मैक्स आई होगी, और ऐसा तब आई होगी जब आने वाला ये यही तो आएगा के मैक्स को ई इंटू वी एस लगा के रोकेंगे आप। तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रही होगी फोटोन की, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सबसे ज्यादा है, जिसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी V3, V2 और V1 में V3 सबसे ज्यादा, V2 से कम और V1 सबसे कम, और ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा। तो ये बहुत ही थोड़ा सस्ता किस्म का सवाल था, तुरंत आपको हो जाता, कोई बहुत नेक्स्ट ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसा ही आपका सवाल नंबर 5 एंड 6 है, वो भी थोड़े जल्दी से हो जाते, उसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें, सवाल नंबर 5 तो ये मीटर ब्रिज का सवाल है। मीटर ब्रिज का क्या सवाल है, एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे मान लीजिए मैंने गैल्वेनोमीटर मान लिया है, और एक नोन रेजिस्टेंस है जो आपको दिया गया है 16 ओम, और ये अननोन रेजिस्टेंस X है जो हमें निकालना है, और इसको बैलेंस किया जा रहा है। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन आपके पास कहाँ आ रहा है, ये 36 लेंथ पे आ रहा है, तो ये 1 मीटर का है, तो बचा कुचा ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी 46 सेंटीमीटर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। आपको अननोन x निकालना है तो ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो मैं x/16 की वैल्यू को क्या कर दूंगा 36/64 कर दूंगा। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ रही है 9 ओम आपको आती हुई दिखाई दे जाएगी। 36 इंटू 16 करके 4 से डिवाइड कर दो, यानी 4 से डिवाइड हो गया 936, 4 ओम आ गया। दूसरा ये है कि भाई साहब ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इसमें एरर वेरर का बता दीजिए, मतलब 9 प्लस माइनस क्या आएगा, है कि नहीं, वो निकालना भी आसान है। मान लीजिए टोटल लेंथ L है आपकी, है ना, ये तो मान लीजिए कि ये वाली लेंथ आपकी किसी भी टाइम पे L आई है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी आपके लिए 1 माइनस L है। तो x आपके लिए है क्या, मैंने कहा x/16 तो फिक्स है, और ये आपका L अपॉन 1 माइनस L है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है भाई, 16 को तो इधर ले आइए, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो dx बटा x इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिए तो ये L जो है डेल्टा L बटा L प्लस डेल्टा ऑफ 1 माइनस L डिवाइडेड बाई आपका जो है 1 माइनस L आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डेल्टा x निकालना है, x प्राप्त है, डेल्टा L आपको पता है ना, L आपको पता है, 1 माइनस डेल्टा L भी पता है ना। मतलब ये वाला जो टोटल लेंथ है वो तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से भी डेल्टा L आएगा, यहाँ से भी डेल्टा L आएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस L आप कर दीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करके dx आ रहा, और ये सॉल्व करने पे dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dx की वैल्यू आ रही है 5 डिवाइडेड बाई 128, 5 डिवाइडेड बाई 128। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेन वैल्यू आपकी 9 आ गई, प्लस माइनस 5 128, ऐसा आपको ऑप्शन
ए में दिखाई देगा। ऐसा अगर ऑप्शन ए में दिखाई देगा तो टिक कीजिए और मस्त रहिए। आगे आप देखेंगे सवाल नंबर 6, तो ये आपका किया हुआ सवाल देखिएगा कहीं ना कहीं नोट्स में कि दो बबल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। और खास बात ये है कि उन बबल का ये आसान सा सवाल बन गया कि इनका रेडियस जो है वो क्या है? आर है। तो हमने ये प्रूव किया था कि भाई साहब सवाल जो कि इसकी टेंजेंट यहाँ पे डाल दीजिए, इस पे टेंजेंट डाल दीजिए। सरफेस टेंशन दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा भाई साहब कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये एंगल हमारे लिए कितना आ गया था? 120 डिग्री आ गया था। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इसके सेंटर से और बीच वाली लाइन में स्ट्रेट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पी आउट साउट दोनों का सेम है। डेल्टा पी क्या होगा? मैंने कहा 2t 4t बाई आर। 2t बाई आर मतलब ये बबल है तो दो सरफेस है, 4t बाई आर मान लीजिए। आर दोनों का सेम है तो यहाँ का प्रेशर भी सेम हुआ। मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है। सरफेस कैसी आने वाली? वो फ्लैट आने वाली है कि नहीं? अगर मैं उसका रेडियस पता कर लूं तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि ये टेंजेंशियल है ऐसा 90 डिग्री और ये 120 है तो ये वाला एंगल आपका 60 हो गया है। ये 90 है तो ये एंगल आपका 30 हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि r की वैल्यू आ रही होगी आपके r cos 30 डिग्री। क्या? r cos 30 डिग्री यानी √3/2। अभी एक सर्कुलर डिस्क बनेगा, उसका रेडियस स्मॉल r होगा तो एरिया आपसे पूछा है भैया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको करिएगा तो ये r स्क्वायर है और ये 3/4 है यानी 3/4 पाई आर स्क्वायर। 3/4 पाई आर स्क्वायर वाला एक जो है ये क्या बन जाएगा आपके लिए? डिस्क बन जाएगा। उसका एरिया ये है और ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देता। आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 अगेन मैं बोलूंगा एक आसान किस्म के सवाल है, ये कॉमन टाइप के सवाल हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं। सवाल नंबर 8 तो बहुत ही आसान है और सवाल नंबर 7 बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है। तरह के सवाल आपने बहुत सारे देखे होंगे। सवाल नंबर 7 में आपको क्या बोला है कि भाई साहब इतना टेंशन लगा रहे हैं तो लेंथ इतनी है, इतना लगा रहे हैं तो उतनी है। तो भैया स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं। मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ L है, आपने टेंशन कितनी लगाई है? L आपने मतलब टेंशन T1 लगाई तो आप जानते हैं कि T1 इज इक्वल टू K इंटू लेंथ में कितना चेंज हुआ? मैंने कहा फाइनली A1 हो गई है, इनिशियल लेंथ L थी। और T2 जब लगा रहे हो तो वो K A2 हो रही, इनिशियल लेंथ मैंने L मान ली। अरे K इंटू एक्स, K मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करती है, वो जानते हैं अपन K की वैल्यू वहीं से तो आती है कि मतलब प्रूव किया जा सकता है कि वो K कांस्टेंट आता है, ये आप जानते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करके K आ जाएगा, क्या K आ जाएगा, L आ जाएगा। जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो K की वैल्यू यहाँ से आ रही है T1 माइनस T2। अरे भाई L तो मैंने मान रखा है, K मैंने मान रखा है, बाकी तो दिया हुआ T1 A1 और T2 A2। सॉल्व करके K की वैल्यू आ रही है T1 माइनस T2 A1 माइनस A2। अब K की वैल्यू को वापस डाल दीजिए। सॉल्व करके L की वैल्यू आ रही है T1 A2 माइनस T2 A1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। अब आपको बोला कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा तब जब इसकी लेंथ को कितना बढ़ा के लेके जा रहे हैं? A1 प्लस A2। कहाँ लेके जा रहे हैं? A1 प्लस A2 तक। भैया स्प्रिंग की तरह ही तो है। तो अगर आप नेचुरल लेंथ में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, खींच के x पे लेके तो हाफ के x स्क्वायर। तो इलोंगेशन कितना हुआ होगा? वर्क डन आया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा A1 A2 माइनस L का होल स्क्वायर। कहा है कि ये फाइनल लेंथ है और ये आपकी नेचुरल लेंथ थी तो ये इलोंगेशन हुआ। अब आप बोलेंगे L को क्या डालें? मैंने कहा इसको यहाँ पे डाल दीजिए, फिर क्या मिलेगा? फिर मैंने कहा उत्तर दिखाई देगा आपके लिए। आंसर आ जाएगा 1/2 A1 T1 प्लस A2 T2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 और यहाँ पे आ जाएगा A1 माइनस A2 आपके लिए। और ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। कुल मिला के आपको ऊपर वाली इक्वेशन से L को यहाँ पे डालना था सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 7 था। सवाल नंबर 8 में आपसे बोला है कि मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि A और B के बीच का रेजिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब एक पैटर्न बन जाए, है ना। इस तरह की लेडर प्रॉब्लम्स के नाम से आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, जैसे सीरीज बन जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए 282 इस तरह का आइटम पाएंगे ना आप। 282 फिर से क्या ऐड हुआ? 282 फिर अपन इसका x मान लेते हैं, ऐसा टाइम पास है। लास्ट वाला आइटम भी तो फिर सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये 2 है, ये 2 है, बोल रहा है यहाँ पे क्या रखा जाए, है कि नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें मतलब लास्ट वाला जो r है
उस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि भाई हर एक पैटर्न में आपके पास यहाँ पे 2 8 2 बन रहा है, 2 8 2 2, और यहाँ सबसे लास्ट वाले में यहाँ क्या बनना चाहिए जब ये क्लोज हो, तो मतलब जहां पे क्लोज होगी ये 2 2 ये पूरा 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ पे 8 हो जाए आगे। तो ये आपको 2 दिया हुआ है, ये आपको 2 दिया हुआ है, तो ये आइटम 4 होना चाहिए, तभी तो ये 8 बन जाएगा। तो तभी तो इससे आगे वाला जो ये बॉक्स है जिसमें ये 2 दिया हुआ है और ये आपको 2 दिया हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जब आप इसको रिप्लेस कर रहे होंगे तो ये आइटम 8 बन जाना चाहिए। जब आइटम ये 8 बन जाएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, मतलब इस आइटम को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, तभी तो 2 + 2 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा, है ना। तो फिर ये सीक्वेंस जो है अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। तो 8 होने के लिए भाई साहब 2 और 2 ये हो गया, इसको 4 कर दीजिए और ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है हमारे सवाल जो है यहाँ पे 8 सवालों का खेला होता है खत्म। बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। 8 को थोड़ा और देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि जो लास्ट में है ना, ये क्या है, ये 2 है और ये आपके पास क्या है, 8 है, ये आपके पास क्या है, 2 है ना। और मतलब ये फाइनाइट दिया हुआ है आप, और ये 2 है, ये वाला अननोन r है और यहाँ पे 2 दिया हुआ। अगर मैं यहाँ 4 रख दूंगा होगा क्या, ध्यान से देखिए, 2 4 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। फिर ये 8 और 8 क्या बना भाई, ये 8 और ये 8 क्या होगी, पैरेलल होगी, तो आंसर क्या आया 4। इसको हटा दो, ये वैसा ही बन गया जैसा मैंने यहाँ पे रखा है। सिमिलरली यहाँ पे खेला फिर रिपीट हो जाएगा, ये 2 है, ये 8 है, ये आपका क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ गया है, तो 2 4 और 2 8 हो गया, और 8 और 8 से यहाँ फिर 4 आ जाएगा, फिर ये रिपीट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इस पे फिर ए एंड बी के बीच का जो रिजल्ट आएगा वो तो एक सीक्वेंस रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, फिर वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कितने हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपका आंसर जो है बी आ गया। मुझको लगता है फिर आगे अपने को बढ़ना चाहिए सवाल नंबर 9 एंड 10 पे। सवाल नंबर 9 एंड 10 हो जाओ ऐसा। हाँ, सवाल नंबर 9 एंड 10 पैराग्राफ बहुत ही सिंपल सा कंडक्टर का एक पैराग्राफ है। सवाल नंबर 9 एंड 10, सवाल नंबर 9 एंड 10। 9 एंड 10 में हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सरफेस है, मतलब सॉलिड स्फीयर है और इसमें अंदर एक कैविटी है। कहाँ है, यहाँ पे कैविटी है जिसका यहाँ से सेंटर से वेक्टर r वेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि r1 वेक्टर पे है, और यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया इस कैविटी के अंदर, और इसका यहाँ से जो वेक्टर है ये आपको r2 वेक्टर दिया है। अगर आप +q यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे -q इंड्यूस हो गया होगा, और यहाँ पे +q हुआ होगा, वो बाहर चला गया होगा, यहाँ पे इंड्यूस क्या हो गया होगा, +q। यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया होगा, +q, क्योंकि ये सॉलिड है। अब आप ध्यान से देखिए, फाइंड द फील्ड P आउटसाइड द स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो भैया ये +q है और ये सेंटर से r1 वेक्टर की दूरी पे है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, क्या निकालने का, फील्ड निकालना है। तो भैया k q वेक्टर r डिवाइडेड बाय मोड r का q। तो यहाँ से r आपका क्या है, r1 वेक्टर है, तो ये r1 वेक्टर आ गया, ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया वेक्टर की टर्म में, है कि नहीं है। kq r1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ r1 यानी कि r1 का क्यूब, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। एक सस्ता सा सवाल कौन सा हो गया, ये 9वें का आंसर हो गया। अगर आप 10th में देखिए तो 10th में आपसे क्या बोला, पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। मतलब आपको पॉइंट P पे क्या करना है, पोटेंशियल किनके कारण निकालना, इंड्यूस्ड चार्ज का। मैंने कहा बाहर वालों के कारण लिखना आसान है, क्यों, क्योंकि आएगा K, भाई चार्ज क्या है, Q है, और यहां से दूरी की कितनी है, मैंने कहा r1, इतना ही आएगा भाई साहब सेंटर से। अरे ये तो स्फीयर के बाहर की तरफ है, और इस Q और इस -q के कारण नेट सम यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैविटी एज ए होल बाहर की तरफ क्या होता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना पोटेंशियल होता है। तो मैंने कहा ये नेगेटिव वालों के कारण ये पूछ रहा है, लेकिन नेगेटिव वालों के कारण जितना आएगा उतना ही तो अपना कौन दे रहा होगा, Q दे रहा होगा, है कि नहीं है भाई। Q वाले के कारण आया यहाँ पे K, ये Q रखा हुआ, KQ डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर, उतना आया होगा। तो इंड्यूस वालों के कारण इसका माइनस आया होगा, तभी ना नेट 0 हुआ होगा। ओके, कैविटी ऐसे होल का यहाँ पे 0 होता है, तो ये आया होगा आपके इंड्यूस वालों का -KQ बाई R2 वेक्टर।
तो ये इंड्यूस प्लस ये इंड्यूस का नेट क्या हो गया है, ये नेट आपका हो गया KQ अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2 है। KQ अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2 है, और ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? ऑप्शन ए में दिखाई देगा। तो इस तरह से जो पैराग्राफ है सवाल नंबर 9 एंड 10 का, ये आपके लिए यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही सस्ता पैराग्राफ है ये, और वैसा ही पैराग्राफ आपको 11 एंड 12 में मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 एंड 12 की तरफ। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 11 एंड 12 आपको बोल रहा है 11 एंड 12 का पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक फिल्म है, और इस फिल्म में क्या हो रहा है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, यहाँ का 1 और यहाँ का 1.5। एक टप्पा खा के ऐसे जाया होगा, दूसरा यहाँ से टप्पा खा के ऊपर जाया होगा, तो π/2 का फेज डिफरेंस यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि दोनों जो टप्पे 1 एंड 2 खा के वापस जा रही है वो मतलब रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है। तो भैया डेल्टा एक्स क्या होगा? मैंने कहा जो इसमें एक्स्ट्रा चला, कितना चला? मैंने कहा मान लीजिए थिकनेस इसकी डी है, डी कहाँ चला? डी गया, डी आया, 2d कहाँ चला? 1.2 वाले मीडियम में। तो एयर के लिए कितना हो जाएगा? 2 म्यू डी, 2 म्यू डी। म्यू की वैल्यू क्या है? मैंने कहा 2 इंटू 1.2 इंटू डी। अगर ये वैल्यू λ/2 हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको मिनिमम थिकनेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालनी है, तो मैंने λ/2 कर दिया। नेक्स्ट अगर निकालना होगा 3 λ/2 कर देंगे, क्योंकि मिनिमम निकालना है तो मैंने λ/2 कर दिया। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/4 इंटू 1.2, ये 48 हो गया। ये आपका क्या था? ये लेमडा था, तो λ/4.8, λ/4.8 आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा। तो ये 11 में आपका आंसर हो गया है सी। और 12 सवाल आप देखिएगा, तो 12 आपको सवाल में बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी 20% कम हो जा रही है। तो इधर से भैया इंटेंसिटी आएगी I0, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? मैंने कहा I0/5, बची कुची किधर गई? मैंने कहा 4I0/5। इसका क्या हुआ? मैंने कहा 150 इधर गई, 150 इधर जाने का मतलब 4I0/5 का 150 यानी कि 25 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसका कुछ पार्ट इधर आया होगा, कुछ इधर गया होगा। इधर आया होगा इसका 1/5, तो उधर क्या गया होगा? इसका 4/5, तो 4/5 ऑफ 4I0/25, ये वैल्यू आपके लिए आ गई 16I0 डिवाइडेड बाई 125। एक इंटेंसिटी जो I1 बोल सकता हूं ये यहां से प्राप्त हो रही है, दूसरी इंटेंसिटी आपको I2 प्राप्त हो रही है, और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो, तो Imax आपके लिए क्या होता है लाला? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो सकती है, तो आप वैल्यू को रख दीजिए, यानी कि ये तो आपकी आपकी √I0/5, और दूसरा क्या आ जाएगा? मैंने कहा ये आ रही है आपकी 16I0/125, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, और ये वैल्यू आ रही 81I0 डिवाइडेड बाई 125, 81I0 डिवाइडेड बाई 125, और जो कि है ऑप्शन बी। कौन से सवाल के? सवाल नंबर 12 के, सवाल नंबर 12 के। तो ये भी एक आसान किस्म का पैराग्राफ आपको देखने को मिलता है। अभी भी दो पैराग्राफ है अपने पास, 13, 14 और 15 और 16 के दो पैराग्राफ अपने को देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 13 एंड 14 वाले पैराग्राफ। हाँ, सवाल नंबर 13 एंड 14, सवाल नंबर 13 एंड 14, सवाल नंबर 13 एंड 14 को अगर आप देखिएगा तो आपसे बोला है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है विच इज प्लेस्ड, यूनिफॉर्म डिस्क ए प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है, थ्रू सेंटर ऑफ मास है, मतलब एक डिस्क थी जो कैसे घूम रही है? वो ओमेगा नॉट से घूम रही थी। हमको लगता है कि मतलब जो है एक आइडेंटिकल डिस्क भी है जो इसके ऊपर रख दी गई जेंटली कोएक्सियली। अब क्या होगा कि बीच में फ्रिक्शन है, तो क्या होगा? एकदम से तो मतलब जो है दोनों का ओमेगा सेम होगा नहीं। तो अगर आप नीचे वाले को ए बोल देते हैं, उसके ऊपर जो डिस्क रखी गई है बी, अब क्या होगा? मैंने कहा इस पे जो है फ्रिक्शन का टॉर्क इधर लगेगा, जिससे क्या होगा? इसका ओमेगा और बी जो है वो वक्त के साथ बढ़ेगा, और इस पे फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरह से लगेगा कि इसका ओमेगा घटेगा। कि किसका ओमेगा? ओमेगा किसका? ए का, है ना? ओमेगा ऑफ ए का जो है वो घटेगा। पहले क्या है? ओमेगा नॉट है, और बाद में क्या है? मतलब बाद में इसका कुछ, बाद में दोनों का ओमेगा जो है कॉमन होके मान लो ओमेगा हो गया है ना? है कि नहीं है? दोनों का ओमेगा कॉमन हो जाएगा।
तो अगर आप ध्यान से देखें इसका ओमेगा घट रहा है यानी कि इसका माइनस अल्फा है और इसका क्या है प्लस अल्फा है, मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन पा रहा है और ये रिटार्डेशन पा रहा है। फाइनली ओमेगा मान लो ओमेगा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो I इंटू ओमेगा नॉट दैट मस्ट बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा इसका और I इंटू ओमेगा इसका। जब ये दोनों जो है दोनों डिस्क जो है 2I हो जाएगा इस एक्सिस के बाद ओमेगा से घूमने लग जाएगी। तो यहाँ जो फाइनल ओमेगा है वो आपका ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप किसी भी टाइम पे अगर ओमेगा ऑफ ए निकालिएगा तो क्या होगा, इनिशियली इसका है ओमेगा नॉट है प्लस अल्फा टी, लेकिन इसका माइनस अल्फा टी आ जाएगा। ओमेगा ऑफ बी निकालेंगे तो इनिशियली 0 है प्लस अल्फा टी आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें किसी टाइम पे अगर आपको निकालना हो ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी, ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो तो ओमेगा नॉट आएगा कांस्टेंट। और क्या निकालना है, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी निकाल दीजिए, तो वो वैल्यू आपके लिए ओमेगा नॉट माइनस 2 अल्फा टी आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो ये सारी बातें तब तक वैलिड है जब t लेस देन t नॉट है। t नॉट वो वाला वक्त है जब t नॉट पे उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म हो जाएगी, फिर तो कांस्टेंट ओमेगा से चलेंगे, मतलब है कि नहीं यार। मतलब जो है स्लाइडिंग कहाँ कब स्टॉप हो रही है टू t नॉट पे। अब आपको सवाल नंबर 13 ग्राफ देख रहा है, अगर आप ग्राफ को देखिएगा जरा ध्यान से। पहला बोल रहा ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी, तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो करेक्ट कौन सा है, पहला वाला गलत हो गया इसका ऑप्शन बी। देखिए बी में आपसे बोला कि ये कांस्टेंट आएगा फॉर टी ग्रेटर देन ओमेगा ए प्लस बी, बोल रहा है कि टी लेस देन टी नॉट पे भी कांस्टेंट आ रहा है। मैंने कहा हाँ, और बाद में तो वैसे भी कॉमन ओमेगा होगा ही, सही है ना, वो सेम आएगा। पहले उसकी वैल्यू ओमेगा नॉट होगी और बाद में दोनों का मतलब ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट बाई 2 सम करोगे तो ओमेगा नॉट ही आएगा, यानी कि बी भी इसका सही है और सी भी इसका सही है। डी में आपसे बोला ओमेगा ए माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा नॉट माइनस 2 अल्फा टी, यानी ऐसी एक लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, डी इक्वल 0 पे ओमेगा नॉट होगा, तो ये भी ऑप्शन आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 13 में आपको करेक्ट पूछा था, आंसर होगा आपका बी सी डी। वहीं अगर आप 14 वाले सवाल को देखिएगा, कौन से सवाल को, इसी पैराग्राफ के 14 वाले को, तो वो इनकरेक्ट के बारे में बोल रहा है। अल्फा ए प्लस अल्फा बी बोल दीजिए भाई साहब, अल्फा ए प्लस अल्फा बी करिएगा तो क्या होगा, अल्फा ए का माइनस अल्फा है और अल्फा बी का माइनस बी है, तो ये माइनस अल्फा प्लस ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपको अल्फा ए प्लस अल्फा बी की वैल्यू जो है वो 0 होती हुई दिखाई देगी। ठीक उसी तरह से अगर आपको अल्फा ए माइनस अल्फा बी पूछा जाए, भाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 2 अल्फा, और अल्फा बी माइनस अल्फा ए पूछ लेंगे तो ये 2 अल्फा आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है कि अल्फा ए प्लस अल्फा बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा। मैंने कहा अल्फा ए प्लस अल्फा बी की वैल्यू 0 आएगी, और तुम बोल रहे हो कि ये कुछ पॉजिटिव ऐसी आएगी, गलत बताना है। मैंने कहा हाँ पहला गलत है लाला, तुम्हारा पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा बोल रहा अल्फा ए प्लस अल्फा बी की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होगी टी, अबे 0 आ गई ना, तो बी भी गलत हो गया, हमको तो गलत ही ढूंढना था। सी में बोल रहा अल्फा ए माइनस अल्फा बी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, मैंने कहा नहीं ये माइनस 2 अल्फा आ रहा है, तुम पॉजिटिव में कुछ कांस्टेंट कर रहे हो, सी भी तुम्हारा गलत हो गया, हमें तो गलत ही ढूंढना है। और डी में पूछ रहा है कि टी जो है ग्रेटर देन जब टी नॉट हो जाएगा, मैंने कहा अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा ए और अल्फा बी 0 हो जाएगा, इसने भाई ने कुछ ऐसा बोला है वो भी गलत हो गया, तो हमें तो गलत ही ढूंढना है। सारे ऑप्शन ए बी सी डी इसमें गलत हो रहे हैं, मैंने इनकरेक्ट ग्राफ पूछा गया है, तो सारे ग्राफ गलत हैं, तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। इस तरह से ये आपका पैराग्राफ खत्म हो गया है ना, जो कि था सवाल नंबर 13 एंड 14। सवाल नंबर 15 और 16 के लिए एक और पैराग्राफ है जो कि विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है, जो आप करते हैं रेडिएशन के लास्ट में। बड़ा ही सस्ता है, बस लॉग वॉग लेना है, प्लॉट करना है, आप ग्राफ को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से सवाल नंबर 15 और 16 को फोड़ सकते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15 एंड 16 का पैराग्राफ। 15 एंड 16 पैराग्राफ आपको ज्ञान दे रहा है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। वो अपन जानते हैं कि लैम्डा मैक्स इंटू टी करते हैं तो ये वैल्यू आपके लिए बी के बराबर आ जाती है। दोनों साइड आप ln लेंगे तो ln लैम्डा m प्लस ln लैम्डा t इज इक्वल टू ln b आ जाएगा। अब एक ग्राफ है जो ln t वर्स जो कि होगा ln b माइनस ln लैम्डा m है। अगर आप ये वाला ग्राफ देखें ln t वर्सेस ln लैम्डा m, तो ये आपको इस तरह का आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पहला ग्राफ दिया हुआ है ln t वर्सेस ln लैम्डा m, है ना। ये ग्राफ जो है
अब वो बोल रहा है कि इसका जो y इंटरसेप्ट है, स्लोप इसकी -1 आती हुई दिखाई दे रही है और y इंटरसेप्ट एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, वो आपको ln p दिया हुआ, और ये भाई सवाल बोल रहा है कि उसकी वैल्यू कैपिटल A है, यानी कि इसकी वैल्यू वो क्या बोल रहा है, A है। इसका मतलब क्या है कि ln b = A हो गया, तो b की वैल्यू यहां से e की पावर A आ गई है। हमको लगता है यही एक सवाल में पूछा गया है, विंच डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, यानी b की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये e की पावर A आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिखेगा सवाल नंबर 15 के। सवाल नंबर 15 तो यहीं पे हो गया खत्म, ध्वस्त। सवाल नंबर 16 जो है वो आपको थोड़ा और आगे लेके जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई साहब एनर्जी जो है अगर रेडिएट हो रही है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी है तो e की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सिग्मा a t की पावर 4 e है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं दोनों साइड लॉग लूंगा, ln e = ln सिग्मा a प्लस 4 × ln t आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ जो है वो ln e और ln t के बीच में, किसके बीच में, इसके बीच में, तो स्लोप आपकी 4 आ जाएगी, स्लोप आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका जो है इंटरसेप्ट होगा ln सिग्मा a। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से इस वाले इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हैं, ln t की वैल्यू ln b माइनस ln लैम्डा m है, और ln b की वैल्यू आपको a दी हुई है ना, ये तो वैल्यू a होगी, ये तो आपका a आ गया। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो ये तो a हो गया, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और अगर आप इसमें ना स्टाइल मार के क्या दिया है कि जो पहला वाला ग्राफ है ना उसमें यहाँ पे एक वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको जो है ये बोला कि भाई साहब जो ln m है इसकी वैल्यू तो आपके लिए क्या दी गई है, c दी है, आप तो ये वाली वैल्यू बताओ, यानी करस्पॉन्डिंग क्या बताओ, ln t की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ln t की। अरे भैया जब ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो ln t तो ये a माइनस ये है, तो इसकी वैल्यू तुम c दे रहे हो, तो a माइनस c हो गया ना भाई, ये वाला c हो गया और ये तो a दिया हुआ है, तो ln t की यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मैंने कहा c, a माइनस c है, a माइनस c की किसकी वैल्यू, ln t की, और c यहाँ पे ln log ऑफ ln m दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 वाले में आपको ऑप्शन जो करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा वो ऑप्शन बी है। तो इस तरह से जो है हमको लगता है कि पैराग्राफ का खेला यहाँ पे खत्म होता है। इससे आगे 2 सवाल दिए बहुत ही सस्ते से, दोनों है मैट्रिक्स मैच टाइप के सवाल, डिफिकल्टी वाइज एवरेज है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन वाइज आप सही कर ले, है ना। ये सवाल नंबर 16 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे। कौन से वाले सवाल पे, सवाल नंबर 17, यानी कि जो आपको मैट्रिक्स मैथ दिया हुआ है उसको 1 and 2 लिखा जा सकता है, ये वैसे देखें तो 16 + 1 यानी कि 17 हो जाएगा, ये 16 था तो ये 17 हो जाएगा। जैसे अगर पहला वाला पार्ट देखिए, इसका पहला वाला पार्ट देखिएगा तो क्या होगा, इस एक्सिस पे P दिया हुआ है और इस एक्सिस पे रो दिया हुआ है और ये R से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P = K × रो है, यानी कि P डिवाइडेड बाई रो = कांस्टेंट है, और P क्या होता है, मैंने कहा P है, रो को अपन Pm/RT लिख सकते हैं = कांस्टेंट। P से P कट गया, बाकी तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब T = कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल है। अब आप आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, मैंने कहा बिल्कुल सही, ए का आंसर आपको क्या जाता हुआ दिखाई देगा, P जाता हुआ दिखाई देगा। और R वाला पढ़ लीजिए, वर्क इज नेगेटिव, काहे, क्योंकि भैया PV = nRT में ये कांस्टेंट हो गया और तुम क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन P में P और R आता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन B में देखिएगा, यानी कि जो B वाला है वो आपको P वर्सेस V का कर्व दिया गया है और A से B की तरफ आप जा रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे T है और यहाँ पे भी T है, तो आपसे बोला है कि एनर्जी इज कांस्टेंट, वो तो इंटरनल एनर्जी तभी कांस्टेंट होगी जब पूरी हर एक प्रोसेस में हर एक पॉइंट पे T कम कांस्टेंट हो, यहाँ तो T यहाँ और यहाँ का T है, अरे भैया बीच में T हर जगह तो थोड़ी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट गलत। दूसरा आपसे बोला है कि वर्क डन इज पॉजिटिव, मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ गई, मैंने कहा हाँ, तो बी का आंसर आपका एक तो क्यू हो गया है, और एक आप ध्यान से देखिएगा हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस है, वो तब होगा, मैंने कहा ΔQ = ΔU + ΔW, तो अगर ΔU यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो खत्म हो गया है ना, ये आपका खत्म हो गया, 0 हो गया है, और ΔQ की बात करेंगे, ΔU मतलब जो ΔW पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आपका आंसर जो है इस वाले केस में हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यस T आ जाएगा। अब चलते हैं सी वाले पे। सी वाले पे आपको क्या दिया, एक तरह का हाइपरबोला दिया है, कहाँ पे,
यहाँ पे किसके बीच में, P वर्सेस रो के बीच का एक हाइपरबोला दिया है, हाइपरबोला ऐसा है भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे, वैसे ही बड़े आसानी से कमेंट कर सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ रही है। देखो अगर आप ध्यान से, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम अगर आप चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी, मास तो कांस्टेंट है। अगर आपके पास डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर वॉल्यूम कम हो रही होगी तो सिर्फ एक ही केस होगा, मतलब बाकी वाले तो वैसे भी जो है वर्क डन, वॉल्यूम कम हो रही होगी तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट गलत हो गया, वर्क डन इज पॉजिटिव गलत हो गया, वर्क इज नेगेटिव सही हो जाएगा। यानी सी में आपका आर मैच होता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं यार? सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपके लिए, सी में आर। वहीं अगर आप ऑप्शन डी में देखिएगा तो डी में आपको किस तरह का कर्व दिया हुआ है, एक पीवी कर्व दिया गया, ऐसा ये पीवी है और ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। मैंने कहा नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है तो भैया टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो कांस्टेंट कैसा होगा। वर्क डन इज पॉजिटिव, नहीं वर्क डन जीरो, वर्क डन इज नेगेटिव, मैंने कहा जीरो पे। इंटरनल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, मैंने कहा हाँ V कांस्टेंट है, P बराबर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, PV इज इक्वल टू nRT, बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात। तो एक ऑप्शन आपका इसमें S मैक्स होता हुआ दिखाई दिया, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। मैंने कहा वर्क डन जीरो, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U पॉजिटिव तो डेल्टा W मतलब डेल्टा Q पॉजिटिव। अरे यार डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये आइटम आपका पॉजिटिव आ गया और ये तो जीरो है तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना यार डेल्टा Q, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन होगा SNT। इस तरह से तो ये मैट्रिक्स मैथ था, बड़ा ही आसान था पहला वाला। आइए बढ़ते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स मैथ। इसमें करनी होगी कैलकुलेशन भाई साहब। कैलकुलेशन मतलब क्या, कि जो आइटम दिए ना 1 2 3 4 और 5 जो लेंस दिए ना आपको, कभी इसमें सिल्वरिंग किया है, कभी इसने R1 R2 दिया, आपको फॉर्मूला लगाना होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे और आप निकालेंगे फोकल लेंथ। क्या निकालेंगे आप, फोकल लेंथ। एक बार फोकल लेंथ निकल जाएगी फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्यक्रम है कैसा। जैसे अगर आप पहला वाला केस देखें, लास्ट एंड फाइनल सवाल 17 के बाद 18 वाला, इसमें आप देखेंगे कि भाई जो ये आइटम है ये, इसमें आपको क्या दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है, या R1 दिया हुआ है, या R2 दिया हुआ है। फोकल लेंथ कैसे होगी, मैंने कहा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1/R2 तो साइन के साथ पुट करिए तो आप पाएंगे तो f की वैल्यू इसके लिए कितनी आती आएगी, 20 सेंटीमीटर आपको आती हुई दिखाई देगी। ये आपका P वाला। अब आप आगे कर सकते हैं कि नहीं, f की वैल्यू प्लस 20 आ गई तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, लेंस की तरह। कौन सा वाला, कन्वर्जिंग वाला। तो आपको u दिया हुआ है तो बाकी सारा टाइम पास किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और इसमें आपको ऑप्शन मैच होते हुए दिखाई देंगे, यानी ए ऑप्शन में आपके लिए आता हुआ दिखाई देगा क्या, P एंड R। पहले आप सबकी फोकल लेंथ निकाल लीजिए। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि इस तरह का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो सेम कार्यक्रम आपको यहाँ करना है। R1 R2 दिए हुए हैं, सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू आपको -20 सेंटीमीटर आ रही है। बाकी काम आगे आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ऑप्शन आपका मैच होता हुआ PQRST यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, दूरी दिया हुआ, तो आप एक बार अगर आपको f नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये डाइवर्जिंग की तरह यहाँ पे बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। अब आप ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सिल्वरिंग कर दी गई है। तो आप जानते हैं कि भाई साहब 2 टाइम इसकी पावर प्लस 1 टाइम मिरर की पावर, और ओवरऑल ये कैसे बिहेव करने वाला है, ये मिरर की तरह बिहेव करने वाला है। अगर आप ये करेंगे तो ओवरऑल आपकी जो है सॉल्व करने के बाद -20 सेंटीमीटर क्या आ रही है इसकी फोकल लेंथ आ रही है। इसका मतलब ये कैसा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऐसे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह। अब आपको कॉनकेव मिरर -20 फोकल लेंथ वाला, तो आप बाकी आसानी से कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो जो टी वाला है, नहीं इससे आगे कौन सा वाला, इससे आगे एक ऐसा आइटम दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी आपको एक मिरर दिया हुआ है, और r की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 40 सेंटीमीटर दी है। तो सॉल्व करिएगा, फोकल लेंथ तो r/2 से 20 सेंटीमीटर वैसे ही पॉजिटिव आ गया है, यानी आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया है। तो ये तो बड़ा आसान ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन टी देखेंगे तो टी में आपको क्या दिया हुआ पता है, टी में आपको इस तरह का एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है ना, और पीछे से क्या कर रखी है, इसकी यहाँ पे सिल्वरिंग कर रखी है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी फोकल लेंथ, ताकि इसकी पावर पता लग जाए। ये तो भाई साहब इस मतलब जो है पावर क्या होगी, प्लेन मिरर है ऐसा, प्लेन प्लस ये, इसका तो खेला खत्म है, पावर इंफिनिटी होगी। तो अगर आप नेट इसका F इक्विवेलेंट निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ दिस प्लस ये,
तो सॉल्व करके एफ की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी भी +20 सेंटीमीटर आ रही है। तो जो आपने एस में निकाला है ना, कौन से वाले, एस एन टी, एस एन टी का तो हाल ही एक जैसा हो गया, तो इनके आंसर भी सेम ही आएंगे, है ना, एस एन टी। तो सी वाले में पी आर भी मैच हो रहा है और सी वाले में, यानी ए में पी आर आ रहा है और बी वाले में पी क्यू आर एस टी आ रहा है और सी वाले में पी आर आ रहा है और डी वाले में भी पी आर ही आपको मैच होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं यार। तो मतलब निकाल लीजिए। बाकी तो पावर आप जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस होती है आपकी 1/f और पावर ऑफ मिरर होती है -1/f। पुट द f इन मीटर ताकि आपको डायोप्टर में पावर मिल जाए। हमको लगता है इस पेपर में इतना ही है और मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल जो थे वो करने लायक थे। मतलब करने लायक का मतलब ये था कि कोई आउट ऑफ बॉक्स किस्म का सवाल नहीं था। सवालों में जस्ट आपको पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करनी थी और आप आंसर तक पहुंच सकते थे, है ना। थोड़ा सा एक लास्ट वाला सवाल है जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। बाकी सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है। बस एक एलसी ऑसिलेटर वाले तो सवाल नंबर 3 था, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बाकी सारे सवाल तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। मिलते हैं अपन पेपर 2 के डिस्कशन में। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। इस पेपर 1 के डिस्कशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।